हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपको पढ़ाने आया हूं पार्ट बी ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। आपने पार्ट वन में पूरा पार्ट वन आपने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। नाउ पार्ट बी में हम पढ़ेंगे अबाउट फाइनेंस और मार्केटिंग। सो लेट्स गो विद द पार्ट टू, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट विथ एन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देखना बहुत ही जरूरी है। नाउ सी, फर्स्ट पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज फाइनेंस इज कंसिडर्ड एज एन बैकबोन ऑफ बिजनेस। जैसे हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बिना हमारा बॉडी काम नहीं कर सकता, वैसे ही बिजनेस में फाइनेंस इज अन इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसके बिना कोई भी बिजनेस काम नहीं कर सकता। सो फाइनेंस, इसीलिए हमें ये चैप्टर में पूरा इंपॉर्टेंस देखना है अबाउट फाइनेंस। नाउ सी, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज, अगर वो छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, अगर कोई छोटा सा टी का स्टॉल भी लगाता है या कोई बड़ा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, उसको अपने ऑपरेशन के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के बिना वो एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो आपको याद क्या रखना है? योर बिजनेस इज स्मॉल और योर बिजनेस इज बिग। अगर आप छोटे बिजनेस में काम कर रहे हो या आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। नाउ थर्ड पॉइंट, आपको माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चिल्ला चिल्ला के फाइनेंस के बारे में इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? तो अगर आप देखोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस इज इंक्रीजिंग दिस डेज। क्यों? क्योंकि आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दे डू मास प्रोडक्शन, यानी बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, और वो बल्क में प्रोडक्शन करने के लिए देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन विच इज नोन एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी। नाउ ये जो मशीन जिसकी कॉस्ट प्राइस होती है इन लैक्स एंड इन करोड़ ऑफ रुपीस, वो परचेज करने के लिए, आपका प्रोडक्शन एफिशिएंट बनाने के लिए अगेन किसकी रिक्वायरमेंट है? देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। सो फाइनेंस आजकल इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। नाउ सी, सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस, अगर आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा है, हमने आगे देखा, लेकिन सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड्स ऑन आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हो। अगर आपके पास फाइनेंस बहुत सारा है, लेकिन अगर आपके पास वो फाइनेंस को मैनेज करने वाला कोई नहीं है, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो फाइनेंस के साथ देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। सो दिस इज एन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ मूविंग फर्दर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस? हमने फाइनेंस का मतलब तो देखा, लेकिन जब उसको बिजनेस के साथ हम ज्वाइंट करेंगे तो बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है? तो बिजनेस फाइनेंस मींस मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटीज। जितने भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज है, उसको सक्सेसफुली चलाने के लिए देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नाउ दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, सर ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसको करने के लिए देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस? नंबर वन, टू स्टार्ट एंड एस्टैब्लिश अ बिजनेस। आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने स्टार्ट तो कर लिया, फॉर दैट देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। लेकिन उसको सक्सेसफुली मार्केट में एस्टैब्लिश करने के लिए, कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए, अगेन देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। सेकेंड, टू रन डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे आपको रॉ मटेरियल परचेज किया, उसका पेमेंट करना है। प्रोडक्शन तो आप बाद में करोगे, सबसे पहले देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए आपको पैसा चाहिए, देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। सैलरीज देने के लिए देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस, क्योंकि आपके एम्प्लॉइज फ्री में तो काम करेंगे नहीं। आपकी कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, एम्प्लॉइज को उससे मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द मंथ देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ सैलरी, और सैलरी पेमेंट करने के लिए आपको चाहिए मनी। फिर थर्ड, टू मॉडर्नाइज, एक्सपांड द बिजनेस। अगर आजकल आप देखोगे, टेक एन एग्जांपल ऑफ एन डी मार्ट। डी मार्ट की पूरे इंडिया में कितनी सारी ब्रांचेस है? इन मेट्रो सिटीज, एक मेट्रो सिटी में यू विल फाइंड 10 ब्रांचेस ऑफ डी मार्ट। तो डी मार्ट ने अपनी ब्रांचेस को, डी मार्ट ने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, उसको भी देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। सो टू मॉडर्नाइज
आपके बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, लेटेस्ट इक्विपमेंट लाने के लिए, मशीनरी लाने के लिए, आपके बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड टू परचेज एसेट। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल सभी कंपनी प्रोग्रेस करना चाहती है, सभी कंपनी मॉडर्न होना चाहती है, सो फॉर दैट देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ लेटेस्ट मशीनरी। तो मशीनरी एसेट परचेस करने के लिए आपको फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है, उसके लिए लैंड परचेस करना है, पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है, सारी चीजों के लिए देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। तो इसीलिए जब भी माइंड में क्वेश्चन आए व्हाई फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, दीज आर द फ्यू एग्जांपल कि आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारा मेन चैप्टर है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ सी, ये लाइन ध्यान से आप पढ़ना, द प्राइमरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव is to maximize the wealth of equity shareholder, which means maximizing the market price of equity share। ये हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के साथ। आपने एमआरएफ कंपनी का नाम सुना होगा जो टायर्स बनाती है। इन 1990 द प्राइस ऑफ वन शेयर वॉज 11 रुपीज। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, द प्राइस ऑफ वन शेयर वॉज 11 रुपीज ओनली। नाउ इन 2024 एक शेयर की प्राइस है 1,40,000, यानी जो शेयर 10 रुपए में मिल रहा था 1990 में, आज मिल रहा है 1,40,000। नाउ सी द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी। जितनी कंपनी प्रोग्रेस करती है उसकी शेयर प्राइस भी इंक्रीज होती है। तो जब भी कोई कंपनी जब प्लान करती है अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा कि जो भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने हमारे कंपनी के शेयर्स परचेस करके रखे हैं, उनको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट देना है ताकि उनका हमारी कंपनी में इंटरेस्ट बना रहे। अगर इक्विटी शेयर्स के प्राइस ऊपर नहीं जाएंगे तो दे वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द शेयर्स ऑफ अवर कंपनी। सो सबसे प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज the shareholders wealth, and the second objective is to give higher and higher dividend। देखो, जब भी कोई हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्ट क्यों करता है, he is interested in profit। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो उसके इन्वेस्टमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। तो जब भी आप प्रॉफिट करते हो तो प्रॉफिट में से थोड़ा सा पार्ट आपको देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो इक्विटी शेयर होल्डर हमेशा क्या डिजायर करता है माइंड में कि मुझे ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले। जितना ज्यादा आप उनको डिविडेंड दोगे उतना आपकी कंपनी की रेप्यूटेशन इंक्रीज होगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो नंबर 1 इज मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर एंड नंबर 2 इज to give them higher and higher dividend। चलो, moving further, the main part of this chapter is financial decision। Now see, कोई भी बिजनेस में there is an manager जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है to take the financial decision, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कंपनी को, जिससे बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। See, decision regarding the financial matter, यहां पे the importance is financial matter of an business, जो हमने आगे देखा, to maximize the shareholder wealth। लेकिन आप शेयर होल्डर के वेल्थ को इंक्रीज कैसे करोगे, तो यू हैव टू मेक द गुड डिसीजन। नाउ सी, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। नंबर 1, investment decision। Now what is the meaning of investment decision? Deciding investment of fund, long term या short term, आपके पास जो पैसा है उसको आप इन्वेस्ट कहां करोगे, whether you want to go for long term या आपको short term के लिए जाना है। Second is financing decision। Financing decision का मतलब होगा डिसाइडिंग द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। आप पैसा लाओगे कहां से, आप मनी को प्रोक्योर कहां से करोगे, या आप डेट में जाओगे या आप इक्विटी में जाओगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जनरली वी हैव 2 ऑप्शंस, या हम इक्विटी भी इश्यू कर सकते हैं या हम डिबेंचर्स भी इश्यू कर सकते हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज
डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होगा डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी पेड एज डिविडेंड। जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी के पास दो ऑप्शन है कि जो भी उसे प्रॉफिट होता है या तो वो खुद के पास ही रिटेन करे या तो वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो वो भी कंपनी को डिसीजन लेना है कि सारा प्रॉफिट खुद ही रिटेन करेगी या वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, या अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। देयर शुड बी बैलेंस क्रिएटेड। सो फाइनेंशियल डिसीजन तीन पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 is investment decision, number 2 is financial decision and number 3 is dividend decision। ये तीन डिसीजन पे हमारा पूरा चैप्टर बेस है। सो we will move to the first point, that is investment decision। now देखो, फर्म के पास जो रिसोर्सेस है, बिजनेस के पास रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस आर वेरी स्केर्स एंड वेरी लिमिटेड। वही लिमिटेड रिसोर्सेस से हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है इन कंपैरिजन टू रिक्वायरमेंट, सो दैट इट कैन इन्वेस्ट इन अ मैनर which can generate the highest possible return for investor। जितने भी रिसोर्सेस है आपको इन्वेस्ट करने हैं इन द वे जिससे आप क्या कर सको, हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न जनरेट कर सको इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स के लिए जितना आप ज्यादा रिटर्न जनरेट करोगे, दे वुड बी हैप्पी, और अगर इन्वेस्टर हैप्पी है तो आपके लिए उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। नाउ सी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब हम माइंड में लाते हैं तो इट इज कंसर्न्ड विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म्स फंड इन डिफरेंट असेट। आपको असेट में पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि आप कुछ रिटर्न जनरेट कर सको। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन सी असेट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है? सो फॉर द आंसर फॉर दैट इज, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग वे। नंबर 1, कैपिटल बजटिंग, और सिंपल लैंग्वेज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऐसा डिसीजन जो आपको लेना है टू इन्वेस्ट इन एन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में आपको उसमें से रिटर्न जनरेट होगा। एंड द सेकेंड वुड बी वर्किंग कैपिटल, या सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। या तो आप पैसा इन्वेस्ट करो फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है, अगर आपका विजन क्लियर है तो यू कैन गो फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको रिटर्न चाहिए शॉर्ट टर्म में तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, आइदर टू इन्वेस्ट इन एन वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलो, वी विल स्टार्ट विथ कैपिटल बजट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाउ सी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी आपको माइंड में याद रखना है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट, और फिक्स असेट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे इट वुड बी फॉर द लॉन्ग टर्म ओनली। नाउ वी विल सी द एग्जांपल कि कहां पे हमें इन्वेस्ट करना है फॉर द लॉन्ग टर्म। नंबर 1, परचेज ऑफ फिक्स असेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आप अपनी फैक्ट्री बना रहे हो, अगर आप अपनी ऑफिस बना रहे हो, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो इट वुड बी फॉर द लॉन्गर पीरियड। ऐसा नहीं है एक साल रह के आप बिल्डिंग को गिरा दोगे, एक साल रह के आप मशीनरी बेच दोगे। इट इज एज्यूम दैट आप ये सारी चीजें परचेस कर रहे हो, इट वुड बी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिर अगर आपको कोई नई ब्रांच ओपन करनी है तो इट वुड ऑल्सो बी एन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एन एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है कि उसे बिजनेस चलाना है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अगर आपको मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो अगेन आपको फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, आपको मशीनरी लानी पड़ेगी ताकि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो। एंड द फोर्थ वन इज एक्सपेंस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दीज डेज ड्यू टू हाई कंपटीशन हमें कस्टमर के माइंड के बारे में स्टडी करना होता है। व्हाट डज कस्टमर रिक्वायर, वेयर आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मार्केट में। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो कंटिन्यूअसली रिसर्च करके आपको इंफॉर्मेशन देगा कि क्या मार्केट में क्या चल रहा है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स, कहां से आपको फाइनेंस मिलेगा, ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी आपको मार्केट से चाहिए। सो जब भी आप अपनी रिसर्च टीम बनाओगे, अगेन इट वुड बी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे जिसका आपको रिजल्ट मिलेगा इन एन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो दीज आर द पर्टिकुलर एग्जांपल जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है इन एन फिक्स असेट, जिसको हम कहेंगे कैपिटल बजटिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाउ जो हमारा सेकेंड पार्ट था
वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाउ सी, जब भी शॉर्ट टर्म आता है तो यू हैव टू रिमेंबर अ वर्ड दैट इज करंट असेट। हमने जैसे लॉन्ग टर्म में हमने याद रखा था फिक्स असेट, शॉर्ट टर्म में आपको याद रखना है करंट असेट। डिसीजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट लाइक कैश, इन्वेंटरीज, आपने स्टॉक परचेस करके रखा, आपने डेटर्स यानी आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया, पैसा तो आना है after some period of time. So all the decision relating to investment in current asset are the part of working capital. This decision affect the day to day working of an enterprise. आपके एंटरप्राइज में जो डे टू डे वर्किंग होती है, जैसे कैश की रिक्वायरमेंट इट इज फॉर डे टू डे, इन्वेंटरी की रिक्वायरमेंट इट इज फॉर डे टू डे, डेटर्स आपके बिजनेस में रोजाना आते रहेंगे। तो इसीलिए डे टू डे एक्टिविटी को सक्सेसफुली चलाने के लिए देयर इज एन रिक्वायरमेंट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। नाउ सी, यहां पे आपको तीन वर्ड दिए हुए हैं, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट। सबसे पहले जो आपके पास कैश है, अगर आप कैश को ठीक से नहीं यूटिलाइज करोगे तो इट वुड बी इन वेन, सारी चीजें बेकार हो जाएगी। फिर इन्वेंटरी, स्टॉक को ठीक से मैनेज नहीं करोगे तो भी आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। और जो आपके रिसीवेबल यानी जो आपको पैसे मिलने हैं वो भी आपके टाइम टू टाइम अपडेट होने चाहिए। अगर ये तीन चीज आपकी टाइम टू टाइम अपडेट हो गई तो यू वुड बी हैविंग अ साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और अगर आप देखोगे किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए वर्किंग कैपिटल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है डे टू डे वर्किंग। अगर आपकी डे टू डे वर्किंग ठीक होगी तो आपका बिजनेस का विजन क्लियर हो जाएगा एंड इट कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो इसमें हमें याद रखना है long term investment decision that is fixed asset and short term investment decision that is working capital. Okay, now moving to the second part, that is financing decision. Financing decision deals with a determination of various source of finance, that is amount to be raised from each source and cost of each source of finance. इसका मीनिंग क्या होता है, जब भी आपको पहले डिसाइड करना होगा व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड। जैसे ही आपको एक एस्टिमेशन मिल जाएगा, नाउ यू हैव टू फाइंड कि आपके पास कौन कौन से सोर्सेस अवेलेबल है जहां से आप पैसा प्रोक्योर कर सकते हो। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आज आपकी एज में अगर आपको पैसे की जरूरत है तो एवरी मंथ और एवरी 15 डेज आपको पॉकेट मनी मिलती होगी आपके पेरेंट्स से, ठीक है, आपके फादर आपको पॉकेट मनी देते होंगे। तो यानी आपकी जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, नाउ इट इज बीइंग टेकन केयर बाय योर फादर। लेकिन जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। नाउ सी, आपके पास ऐसे भी ऑप्शन है, आप अपने फ्रेंड रिलेटिव से पैसा ले सकते हो, ठीक है, आप आपके पेरेंट्स के पास से पैसा भी ले सकते हो, ठीक है। या अगर ये लोग आपको पैसा देने से मना कर रहे हैं तो योर थर्ड रिलेटिव वुड बी द बैंक, आप बैंक के पास से भी लोन ले सकते हो। लेकिन जब आप बैंक के पास से लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना है एंड इंटरेस्ट ये आपको एवरी मंथ पे करना है। अगर आपका बिजनेस ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। यानी जब आप बिजनेस के लिए पैसा लेते हो तो आपको यह भी माइंड में पॉइंट रखना है कि जहां से आप पैसा प्रोक्योर करोगे उसका कॉस्ट यानी उसका खर्चा आपको क्या लगेगा। और एज एन एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजर हमेशा वो देखेगा कि जहां से आपको चीपेस्ट सोर्स मिल रहा है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, वो आप सबसे पहले ऑप्ट करोगे। चलो, नाउ यहां पे द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस आर नंबर 1 शेयर होल्डर और ओनर फंड, यानी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इश्यूइंग द इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है दैट इज बोरोड फंड, जिसके लिए एक फेमस है दैट इज डिबेंचर्स। व्हेन वी आर इश्यूइंग डिबेंचर्स दैट वुड बी कमिंग अंडर बोरोड फंड। और जब हम इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं तो दैट इज नोन एज शेयर होल्डर्स और ओनर फंड। दोनों के बहुत सारे एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, जैसे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आप डिबेंचर होल्डर से पैसा लेते हो यानी यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम बोरोड फंड, मेन डिसएडवांटेज इज कि आपका बिजनेस इट इज इन प्रॉफिट, इट इज इन लॉस। अगर पीरियड अच्छा चल रहा है, अगर पीरियड खराब चल रहा है,
यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर आपकी एक भी नहीं सुनेंगे, आपको फिक्स इंटरेस्ट एट एन सर्टन पीरियड आपको पे करना ही है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स आर मोर फ्लेक्सिबल, आपको उन्हें डिविडेंड यानी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट कब देना है? सिंपल, जब आपको प्रॉफिट हो। अगर आपको प्रॉफिट नहीं है तो यू डोंट हैव टू पे द डिविडेंड, यानी जब आप डिबेंचर इश्यू करते हो, आप पैसा लेते हो थ्रू बोरोड फंड, एक आप पे बर्डन रहेगा टू पे द फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जब आप शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी शेयर इश्यू करते हो तो देयर इज नो बर्डन। जब भी आपको प्रॉफिट हो, एट दैट टाइम ओनली यू हैव टू पे द डिविडेंड। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। लेकिन अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, जब आप इक्विटी शेयर इश्यू करते हो तो यू आर गिविंग ओनरशिप। जब ओनरशिप आप दोगे तो दे हैव ऑल्सो एन राइट टू इन्वॉल्व इन द डिसीजन लेने में वो लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जब आप डिबेंचर इश्यू करते हो, उन्हें आपको डिसीजन लेने में इन्वॉल्व नहीं करना है। सो दीज आर द सर्टन पॉइंट। जब एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आप सोचोगे कि पैसा कहां से लाना है, तो वन ऑप्शन इज शेयर होल्डर फंड, अनदर ऑप्शन इज बोरोड फंड। चलो, फाइनेंशिंग डिसीजन इज कंसर्न विथ डिसाइडिंग। नाउ आपको डिसाइड क्या करना है? हाउ मच टू रेज, आपको पैसा कहां से रेज करना है? हाउ मच टू रेज फ्रॉम ओनर फंड एंड हाउ मच फ्रॉम बोरोड फंड, यानी इक्विटी शेयर होल्डर के पास पैसा कितना लेना है और डिबेंचर के पास कितना लेना है। इट कैन बी 50-50 ऑल्सो, it can be 60-40 also, that would be decided by the manager। जो आपको ऑप्शन फीजिएबल है, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट होता है, वो आप डिसाइड करोगे। नाउ सी, बोरोड फंड आर मोर रिस्की। क्यों मोर रिस्की? जैसे मैंने आपको बताया, इट इन्वॉल्व्स द कमिटमेंट ऑफ फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट, और आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपको पैसा रिटर्न भी करना है, आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन ऑन अनदर हैंड ओनर्स फंड आर लेस रिस्की। क्यों? नो कमिटमेंट, कोई कमिटमेंट नहीं है ऑफ पेइंग डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यानी आपको डिसाइड करना है कि यू वांट टू टेक अ लो रिस्क, यू वांट टू टेक अ मीडियम रिस्क, और यू वांट टू टेक अ हाई रिस्क। वो आपको डिसाइड करना है। उसके बेसिस पे यू कैन टेक फंड फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर और यू कैन टेक फंड फ्रॉम डिबेंचर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को हम बोलेंगे शेयर होल्डर फंड और डिबेंचर को हम बोलेंगे बोरोड फंड, क्योंकि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम हमें वो फंड क्या करना है? वी हैव टू रिटर्न द फंड। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट आंसर जो मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। नाउ एज एन मैनेजर, व्हेन यू टेक द डिसीजन अबाउट द फाइनेंस, के कहां से आप फाइनेंस प्रोक्योर करोगे, कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 1, दैट इज कॉस्ट। पॉइंट नंबर 2, दैट इज रिस्क। Point number 3, that is flotation cost. Point number 4, cash flow position. And point number 5, control consideration. ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग विथ कॉस्ट, नंबर 2 इज रिस्क, नंबर 3 इज फ्लोटेशन कॉस्ट, नंबर 4 इज कैश फ्लो पोजीशन एंड नंबर 5 इज कंट्रोल कंसीडरेशन। एक एक टॉपिक हम डिटेल में समझेंगे। नंबर 1, दैट इज कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड from different source is different. A good financial manager prefers the cheapest source of finance. Now manager को decide करना है कि कौन सा cheapest fund है, either to go with equity shareholder fund or to go with borrowed fund। ये decide करना है कि आपके लिए सबसे cheapest source कौन सा है। Now the point number 2, that is risk. More risk is associated with borrowed fund। जैसे मैंने आपको बताया, आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। दैट इज द कमिटमेंट विच इज गिवन बाय यू। आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। फिर आपके डिबेंचर होल्डर्स कुछ भी नहीं सुनेंगे। सो इसमें आपको रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में अगर आपको प्रॉफिट होता है देन पे द डिविडेंड, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है देन यू आर नॉट कंपल्सन टू पे एनी डिविडेंड।
नाउ सो आपको वही डिसाइड करना है कि आपको रिस्क कैसा रखना है, आइदर इट इज लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। नाउ फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होगा जब भी आप सिक्योरिटी इश्यू करते हो तो ऐसे ही तो काम नहीं हो जाएगा, आपको बहुत सारी उसमें एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, जैसे ब्रोकरेज हो गया, स्टैम्प ड्यूटीज हो गया, लिस्टिंग चार्जेस हो गए, ये सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं जब आप कोई भी सिक्योरिटी को इश्यू करते हो। कई बार आपको अंडरराइटर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, उनको कमीशन देना पड़ेगा। सो यू हैव टू डिसाइड कि फ्लोटेशन कॉस्ट जो मिनिमम चार्जेस है वो किस में है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सा इश्यू करोगे, कहां से आप फाइनेंस प्रोक्योर करोगे। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश फ्लो पोजीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके बिजनेस का कैश फ्लो कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डीमार्ट में जाओगे तो डीमार्ट में व्हाट यू विल फाइंड, जैसे ही आपने गुड्स का सिलेक्शन कर लिया, आप बिलिंग काउंटर पे जाते हो, बिलिंग काउंटर पे जाके यू डोंट बाय द गुड्स ऑन क्रेडिट, एट दैट पॉइंट आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी। आप पेमेंट करे बिना बाहर नहीं निकल सकते। यानी आप सोचो एवरी डे ऑल ओवर इंडिया डीमार्ट का कैश फ्लो इतना ज्यादा है, जैसे ही गुड्स बेची पैसा उनके पास आ गया। लेकिन अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो कार प्रोड्यूस कर लेगी, लेकिन जब तक कार बिकेगी नहीं, नाउ टू सेल अ कार 6 दिन भी लग सकते हैं, 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो जितना टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको सारे एक्सपेंसेस तो डेली बेसिस पे करने हैं। यानी आपको देखना है कि आपके बिजनेस में यू आर रिसीविंग एंड कैश ऑन एन डेली बेसिस, या कैश आपको रुक रुक के आ रहा है। नाउ सी क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी विथ अ स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपके पास कैश फ्लो की पोजीशन ज्यादा है, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट एज एन इंटरेस्ट पेमेंट। आप इजीली इंटरेस्ट पेमेंट कर पाओगे क्योंकि यू हैव एन कैश ऑन योर हैंड, एंड रीपेमेंट भी आप इजीली कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास कैश का शॉर्टेज है तो आपको पेमेंट करने में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज अगर आपके पास कैश ही नहीं होगा तो इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे करोगे, रीपेमेंट कैसे करोगे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट इज एन कैश फ्लो पोजीशन। व्हाट इज योर कैश फ्लो पोजीशन, जो पूरी गेम डिसाइड करेगी अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंट्रोल कंसीडरेशन। नाउ सी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही आप इक्विटी शेयर इश्यू करोगे, यू आर गिविंग कंट्रोल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। कंट्रोल का मतलब जितने भी आप डिसीजन लोगे, इन ईच एंड एवरी डिसीजन यू हैव टू कॉल इक्विटी शेयर। आप उनको जनरल मीटिंग में बुलाओगे। नाउ जब आप इक्विटी शेयर किसी को हैंड ओवर कर रहे हो तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू टेक द डिसीजन, यानी इनडायरेक्टली आप उनको कंट्रोल दे रहे हो। लेकिन जब आप डिबेंचर इश्यू करोगे तो कंट्रोल वुड बी इन योर हैंड, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। और जब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा तो यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, आप बिजनेस को आपके टर्म्स पे मैनेज कर सकते हो। So these are the 5 factors जब भी आप फाइनेंसिंग डिसीजन लोगे, you have to take into consideration. Number 1 is cost, number 2 is risk, number 3 is flotation cost, number 4 which is important, that is cash flow position, and number 5 control consideration. इसके बेसिस पे आपका एक क्वेश्चन दैट इज केस स्टडी बन सकता है। अ सिचुएशन वुड बी गिवन और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द फाइनेंस डिसीजन। सो जब भी फैक्टर्स आते हैं तो इन योर माइंड 5 चीजें याद रखनी है: कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन एंड कंट्रोल कंसिडरेशन। नाउ मूविंग फर्दर, दैट इज द लास्ट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। नाउ सी जब भी इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट। जैसे आपको प्रॉफिट में इंटरेस्ट है, यू आर डूइंग द बिजनेस फॉर द प्रॉफिट, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट। ठीक है, तो कंपनी को यह डिसाइड करना है जो भी वो प्रॉफिट अर्न करती है, या तो उसे रिटेन करना है, अपने पास रखना है, या इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नाउ सी dividend decision involves deciding how much profit earned by the company to be distributed to the shareholders, point number 1, and how much should be retained in business. आपके पास दो ऑप्शन है, अपने पास पैसा रखो या पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है,
फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। अगर आपको ऐसा लग रहा है अपने पास पैसे रखने से बिजनेस को आप एक्सपांड कर पाओगे, बिजनेस को आप ग्रो कर पाओगे, देन यू कैन टेक दैट डिसीजन। लेकिन आपका बिजनेस रेगुलर टर्म्स पे चल रहा है तो आप वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। नाउ सी, generally two parties are involved. Number one is shareholder, number two is management. Shareholders को भी maximum dividend चाहिए, management को maximum profit चाहिए, तो there would be a conflict in interest। ठीक है, तो हमें क्या यहां पे करना है, जनरली shareholders want maximum dividend and management want maximum amount as retained earning। now here come financial manager। ठीक है, उन्हें क्या करना है, डिसीजन इज टू बी टेकन टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द बोथ, दैट इज शेयर होल्डर और मैनेजमेंट, दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है ताकि कोई किसी को भी बुरा ना लगे और दोनों सेटिस्फाई हो जाए, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल जाए और मैनेजमेंट को प्रॉफिट मिल जाए ताकि वो अपनी कंपनी को एक्सपांड कर सके। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट that good dividend policy will enhance the market value of shares of the firm। ये आपको पॉइंट याद रखना है, अगर कोई भी कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो दैट डायरेक्टली अफेक्ट टू द मार्केट प्राइस, उसकी मार्केट प्राइस भी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि जैसे ही डिविडेंड देगी इट वुड क्रिएट अ बज इन मार्केट कि ये कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है। सो वो डिविडेंड लेने के लिए number of new shareholders will purchase their share and demand would be created and more demand means के shares के प्राइस ऊपर जा सकते हैं। तो जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ये भी पॉइंट अपने माइंड में रखती है कि डिविडेंड डिक्लेयर करो या ना करो, ज्यादा करो या कम करो, उससे डायरेक्टली उनकी मार्केट प्राइस अफेक्ट होगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डिविडेंड डिसीजन। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। जब आप डिविडेंड का पेमेंट करोगे, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय अ मैनेजर। नंबर वन, अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर कंपनी सिंपल है, अगर कंपनी ज्यादा अर्निंग करती है, मोर डिविडेंड विल बी पेड एंड इफ द अर्निंग इज लेस डिविडेंड वुड बी पेड, क्योंकि डिविडेंड पे कहां से किया जाता है, फ्रॉम प्रॉफिट। सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। आपकी जो कंपनी है वो एवरी ईयर एक ही जैसा अर्निंग करती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आपकी कंपनी स्टेबल और रेगुलर डिविडेंड अर्न करती है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी कंपनी स्टेबल और रेगुलर अर्निंग कर सकती है तो यू कैन गिव गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। आप शेयर होल्डर को भी खुश कर सकते हो। सो आपको यह देखना है कि आपकी कंपनी स्टेबल रिटर्न जनरेट कर रही है, देन इट इज वेरी इजी टू पे ऑफ द डिविडेंड। नाउ थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ऐसा नहीं है एक साल डिविडेंड पे किया देन यू आर रिलैक्स, कंटिन्यूअसली। शेयर होल्डर तो क्या चाहता है, उसको कंटिन्यूअसली डिविडेंड मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे। अगर आपने 5 रुपीज डिविडेंड दिया तो उसकी डिजायर होगी 6 रुपीज मिले, 6 दी तो उसकी डिजायर होगी 7 रुपीज डिविडेंड मिले। यानी स्टेबल डिविडेंड सेटिस्फाई द शेयर होल्डर और जिससे कंपनी की रेप्यूटेशन भी इंक्रीज होगी। जैसे देयर आर मेनी कंपनीज लाइक आईओसी, कंपनीज लाइक बीपीसीएल जो एवरी ईयर 10 to 20 रुपीज डिविडेंड देती है। आईटीसी कंपनी है जो एवरी ईयर एक जैसा स्टेबल डिविडेंड देती है, ताकि क्या हो, उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो और कंपनी के एक रेप्यूटेशन क्रिएट हो कि कंपनी सारा प्रॉफिट खुद ही रिटेन नहीं करती है, अपने शेयर होल्डर्स के बारे में भी सोचती है। फिर फोर्थ वन, इसमें भी आएगा कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपके पास सरप्लस कैश है, अगेन यू कैन गिव गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। लेकिन अगर आपके पास कैश की शॉर्टेज है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको लो डिविडेंड या आपको नो डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे इन एन टाइम्स ऑफ कोरोना वेयर इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर कंपनी टू इवन सर्वाइव, तो उस टाइम पे कंपनी नहीं सोचेगी डिविडेंड के बारे में। इसीलिए इक्विटी शेयर में यह फायदा होगा आपको कि जब आपको प्रॉफिट हो देन गिव डिविडेंड, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद शेयर होल्डर प्रेफरेंस। नाउ सी, बहुत सारी जो कंपनी है उसमें, जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ जोमैटो कंपनी जो रिसेंटली लिस्ट हुई है मार्केट में, उसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं दे आर द यंग पीपल, और यंग पीपल को
डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है, दे वांट के कंपनी प्रोग्रेस करे और मार्केट में शेयर्स के प्राइस इंक्रीज होने चाहिए। सो नाउ इट आल्सो डिपेंड कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर कौन से हैं। आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स आर यंग, जो एग्रेसिव है, या आपके इक्विटी शेयर होल्डर जो एकदम से ओल्ड एज पीपल है, जो सिर्फ डिविडेंड पे ही जी रहे हैं, उसके बारे में आपको सोचना है। इफ मेजॉरिटी ऑफ योर शेयर होल्डर want regular income, then declare more dividend, and in case of young and wealthy shareholders you can declare low dividend, और जो आपके पास पैसा बचा उसको क्या करना है, बिजनेस को एक्सपांड करने में आपको लगा देना है। ठीक है, तो ये भी आपको डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एमआरएफ कंपनी का शेयर विच इज 1,40,000 रुपीज एक शेयर, लेकिन वो डिविडेंड कितना देती है, 20 to 30 रुपीज बस ओनली। लेकिन अगर आप आईओसी कंपनी का शेयर देखोगे तो वो शेयर के प्राइस अप्रोक्सीमेटली 150 to 200 है, लेकिन एवरी ईयर दे गिव्स एन डिविडेंड ऑफ 20 to 30। सो आपको यही डिसाइड करना है कि आपके जो शेयर होल्डर्स है वो कैसे है। आपके शेयर होल्डर जैसे जोमेटो है, तो जोमेटो कुछ भी डिविडेंड नहीं देती है, क्योंकि वो इतने साल तक तो लॉस ही कर रही थी, अभी उसने प्रॉफिट करना स्टार्ट किया है, सो दे डोंट गिव डिविडेंड। लेकिन उसका मेन फोकस क्या है, हमारी कंपनी प्रोग्रेस करे और हमारी शेयर होल्डर के प्राइस इंक्रीज हो। उसके बाद टैक्सेशन पॉलिसी। नाउ सी दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री फॉर शेयर होल्डर्स एंड टैक्सेबल इन एन हैंड्स ऑफ कंपनी। यानी अगर गवर्नमेंट ने डिविडेंड पे टैक्स ज्यादा रखा है तो सिंपल है, कंपनी टैक्स को क्या करेगी, लो कर देगी, डिक्लेयर कम करेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने डिविडेंड पे टैक्स कम रखा हुआ है, डिविडेंड पे टैक्स कम रखा हुआ है, तो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। सो ये गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है कि उनकी टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है। नाउ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कंपनी सोचती क्या है। अगर कंपनी को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ग्रोथ करने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, तो डिविडेंड मत दो, जो भी पैसा है उसको वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है कंपनी के पास, तो वो प्रॉफिट को क्या कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट इन द शेयर होल्डर, क्योंकि अपने पास रखने से कोई मतलब नहीं है, किसी का भी फायदा नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ज्यादा रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो देयर वुड बी एन गुड इमोशन क्रिएटेड इन एन शेयर होल्डर, और शेयर के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। सो हायर रेट ऑफ डिविडेंड हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, वेयर द लो रेट ऑफ डिविडेंड हैज ए नेगेटिव इंपैक्ट। कंपनी क्या सोचेगी, ना खुद डेवलप कर रही है, ना हमें पैसा दे रही है, तो वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन दैट टाइप ऑफ कंपनी जो डिविडेंड रेगुलर और हायर डिविडेंड नहीं देती है। सो दीज आर द 6-8 types factors affecting dividend decision. Number 1, amount of earning. Number 2, stability of earning. Number 3, stability of dividend. Number 4, cash flow position. Number 5, shareholder preference. Number 6, taxation policy. Number 7, growth opportunities. And number 8 is stock market reaction. So इसमें से भी आपको केस स्टडी पूछा जाएगा, what are the factors affecting dividend decision. So ये आपका पार्ट 1 था ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ये आपका पार्ट 1 था ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ in the next video we will continue with the part 2 of financial management. Thank you for watching.